अच्छा बच्चों, ये अपना ये बन। एक मिनट, न्यू मीटिंग को। ऐसे भी जल्दी आ जाओ। हाँ। हाँ बच्चों, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट डिस्कस कर लें क्या? मैंने कल होमवर्क दिया था ना तुमको। अरे बेटा, ये आवाज किसके यहाँ पे आ रही है? कनिका रावलो। बेटा आपके यहाँ से शायद आवाज ज्यादा आ रही है। कनिका रावलो। ओके, अब ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का होमवर्क दिया था ना मैंने आप लोगों को, वो कर लिया क्या बच्चों? हाँ बच्चों, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। क्यों जाती है? ओके, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो देखो कुछ क्वेश्चंस शीट के मैं करवा दूं क्या तुमको? अभी शीट निकालो अपनी। सर परमिशन। हम्म। सर मेरे को भी दे दो ना प्लीज परमिशन हाँ हाँ रिकॉर्डिंग की। हाँ। हाँ बताओ। अरे आज अरमान नहीं आया है क्या? सर अद्वैत। हम्म। अद्वैत अद्वैत शर्मा को देनी है क्या बेटे? हाँ सर।
हाँ 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 हाँ। देखो जैसे बेटे एक क्वेश्चन जेई में आया था। मान लो हमें दिया हुआ है कि नो करंट passes through the galvanometer in the given circuit। गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, ऐसा हमें दिया गया है। ठीक है, ये वायर है ए बी। अच्छा, ये सर्किट कौन से इंस्ट्रूमेंट का है बेटे? ये सर्किट किस इंस्ट्रूमेंट का है? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का है, बिल्कुल सही बात है। इफ द क्रॉस सेक्शनल diameter of the wire AB is doubled, then for null point of galvanometer the value of AC should be 2x x x by 2 none।
Yes. क्या होना चाहिए बच्चों? B option. बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, है ना भाई? एज लॉन्ग एज द वायर इज यूनिफॉर्म, है ना, क्या फर्क पड़ता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल कितना है? क्या पहले हम क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ी ना देख रहे थे? क्या होना चाहिए? इन रेजिस्टेंस के रेशो में ही ये लेंथ भी होनी चाहिए। अगर ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो अभी भी सेम मेंटेन किया हुआ है तो इन लेंथ का रेशो भी वही रहना चाहिए। वायर की डायमीटर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज इट इज यूनिफॉर्म, इट डज नॉट मैटर, है ना? सर रीजन क्या लिखे इधर? रीजन तो तुमको पता चल गया ना, लिखना क्या है इधर भाई? रीजन लिखो, x अपॉन एल माइनस एक्स, या सिंपली ऐसे लिख लो, ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, और सी बी को क्या लिखोगे? ए बी माइनस ए सी। तो इसका मतलब क्या है? इफ R1 by R2 remains same, then AC remains। क्यों बेटा? Yes, sir. Done, sir. देखो और एक सवाल कराता हूँ। देखो एक बढ़िया सवाल, are connected in series. An emitter and a voltmeter are connected in series to a battery with EMF equal to 6 volt. When a certain resistance is connected, when a certain resistance is connected in parallel with the voltmeter, the reading of the voltmeter becomes
becomes half of its original value. Becomes half of its original value. And the reading of ammeter is double. Reading of ammeter is double. Find the voltmeter reading after the connection of the resistance. Find the voltmeter reading after the connection of the resistance. देखो बेटे कैसे करेंगे इसको। पहले ओरिजिनल डायग्राम बना दो। ये एक एमीटर है, ये एक वोल्ट मीटर, और ये कनेक्टेड हैं एक बैटरी के अक्रॉस। अब क्या है, 6 वोल्ट का इसका ईएमएफ।
मान लेते हैं कि इसकी रीडिंग कुछ V आ रही है और इसमें से करंट कुछ I पास हो रहा है ना। यस अब हम क्या करते हैं, इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस कोई रेजिस्टर कनेक्ट कर, पैरेलल में कोई रेजिस्टर कनेक्ट कर। तो एज पर द क्वेश्चन वो क्या बोल रहे हैं कि अमीटर में से करंट 2I पास होने लग जाता है और वोल्ट मीटर की रीडिंग आधी हो जाती है, यही तो बोल रहे हैं आप। Yes, sir. अब देखो क्या है, ये वाला ड्रॉप और ये वाला ड्रॉप, ये मिलाकर के 6 वोल्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर वोल्ट मीटर के ड्रॉप अगर अक्रॉस V/2 रह गया है तो अमीटर के अक्रॉस ड्रॉप को क्या मैं 6 माइनस V/2 लिख सकता हूँ। यस सर और पहले अगर वोल्ट मीटर के ड्रॉप के अक्रॉस ड्रॉप V आ रहा था तो अमीटर के अक्रॉस ड्रॉप इसका मतलब 6 माइनस V आ रहा था। अमीटर का रेजिस्टेंस अगर हम कुछ RA मान लें तो अमीटर के रेजिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। तो पहले करंट I पास हो रहा था, रेजिस्टेंस RA है, तो I इंटू RA ये बराबर होगा 6 माइनस V के। ये इक्वेशन 1 आ गई। और 2I इंटू RA, टू आई इंटू RA ये किसके बराबर होगा, 6 माइनस V/2 के। अब I इंटू RA को 6 माइनस V लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ I इंटू RA फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2, 1 से निकाल करके 2 में वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, I इंटू RA बराबर होता है 6 माइनस V के, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 माइनस V इज इक्वल टू 6 माइनस V/2, यानी कि 12 माइनस 2V इज इक्वल टू 6 माइनस V/2। तो 12 माइनस 6, 2V में से V/2 गया तो कितना आ जाएगा 3V/2। तो 12 माइनस 6 को 6 लिख दें, 6 इक्वल टू 3V/2, 3 2 जा 6, तो V की वैल्यू 4 वोल्ट आ जाएगी कि नहीं, है ना। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। Now after connections are after resistances connected in parallel, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो गई, 2। ठीक है बच्चा। Yes, sir. सर में दूसरे सर्किट में 2I करंट वो उसमें दिया हुआ है ना, देखो ये दिया हुआ है ना, एंड द रीडिंग ऑफ अमीटर इज डबल्ड।
Okay. और देखो, अच्छा अभी अपन ऐसा करते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, है ना। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, कैपेसिटेंस। सर 1 मिनट कॉपी करना। अच्छा हाँ, कर लो कर लो। सर आज आप क्लास कितने बजे तक लोगे? 9:40। सर आप 10-15 मिनट जल्दी छोड़ सकते हो? क्यों, क्या हुआ? सर कल हम लोग का लास्ट पेपर है ना, फिजिक्स का ही है तो। अच्छा 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 अच्छा। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना, हम्म। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ ये रहा। सर कैपेसिटेंस के बाद कौन से स्टार्ट करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके सर। डन सर। ओके, तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फाइल को और हम लोग बात करते हैं किसकी, कैपेसिटेंस। देखो देखो क्या होता है बेटे, किसी कंडक्टर को अगर हम कंसिडर करें तो उस कंडक्टर को हमें अगर कुछ चार्ज देना है तो बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा, किसी हायर पोटेंशियल के कंडक्टर से मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो चार्ज आने के बाद क्या होता है, स्टैटिक चार्ज ऑन अ कंडक्टर has some electrostatic energy associated with the, है ना, कुछ एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड होती है। और इस एनर्जी को बेसिकली क्या है, हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं, है ना। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड later on, and this energy can be जैसे देखो जो इन ट्यूबलाइट्स
in fans, in various electronic circuits, we use capacitors, है ना? Capacitors are basically nothing but conductors which hold या store energy by storing charge. और किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज होगा ना, चार्ज ऑन एनी कंडक्टर, will be directly proportional to the potential of that current. जैसे अपन स्फेरिकल, हाँ बेटे, लास्ट पेज का नहीं दिखा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ये Done, sir. तो देखो बच्चों, जैसे अपन एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर करें, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो लेट्स से the conductor has charge q and radius equal to r. And potential equal to v. तो क्या v को हम k q by r ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? सर ये कंडक्टर है तो इस पे के क्यू बाय आर हो जाएगा ना सर? k q by r ही हो जाएगा, है ना? यस सर. चार्ज सरफेस
पे ही रहेगा, पूरे सरफेस का सेम पोटेंशियल, पूरी बॉडी का ही सेम पोटेंशियल, एंड दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर, है ना। यस सर। अब क्या है, देखो के को हम 1/4πε0 लिख लेते हैं, तो Q की क्या वैल्यू आ गई, 4πε0 R इंटू V, है ना। अब देखो Yes. क्या चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम नाम बोलते हैं C, उसको बोल देते हैं कैपेसिटेंस। उसका नाम रख देते हैं C और उसको क्या बोल देते हैं, कैपेसिटेंस। जैसे ये C को क्या कहेंगे, C को कहेंगे कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस किसका हो गया, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड spherical conductor, है ना, capacitance of isolated spherical conductor. In fact, for any isolated, conductor, capacitance is defined as Q by V, where Q is charge, V is potential, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैपेसिटेंस, सर लास्ट पेज दिखाओ ना एक बार। अरे एक मिनट रुक जाओ, टाइम नहीं मिल रहा प्लीज। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर is equal to the charge of conductor when its potential is 1 volt, when its potential is 1 volt.
ये नोट कर लिया बच्चों? हाँ बच्चों, ये वाला पेज नोट कर लिया? Yes, sir. ओके। देखो, एक आइसोलेटेड कैपेसिटर का कंडक्टर कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? जैसे हम कैपेसिटेंस को क्यू बाई वी बोल देना, इसका मतलब क्या है? व्हेन V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, capacitance is equal to charge on the conductor. When V is equal to 1 volt, capacitance is equal to charge on the conductor. कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है? Capacitance is a geometric parameter which tells us about the charge and potential ratio of an isolated conductor. कैपेसिटी शब्द से आया है कैपेसिटेंस। कैपेसिटी शब्द से आया है क्या? कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटी शब्द से आया है कैपेसिटेंस। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? इज फैरड। आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे। एंड व्हाट इज 1 फैरड? 1 फैरड इज the capacitance of a conductor which can store, या which stores, can शब्द हटा दो, which stores 1 coulomb charge at 1 volt potential, which stores 1 coulomb charge at 1 volt potential. ठीक है, ऐसे कंडक्टर के कैपेसिटेंस को हम ऐसे कंडक्टर के कैपेसिटेंस को हम 1 फैरड कहेंगे, जो कि
एक कूलम चार्ज स्टोर करता है 1 वोल्ट पोटेंशियल पे है ना। ये बात समझ में आती है बेटा? Yes, sir. 1 farad is basically equal to 1 coulomb per volt. है ना। वैसे ये पता है, ये बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट होती है। 1 farad इज जनरली ए वेरी लार्ज यूनिट। अपने पास जनरली जो कैपेसिटेंस होते हैं वो माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड, पिको फेरेड, नैनो फेरेड टाइप के ही होते हैं, है ना। वैसे भी मैंने बताया था 1 कूलम चार्ज अपने आप में ही बहुत बड़ा चार्ज होता है, और 1 वोल्ट पे 1 कूलम के लिए तो बहुत ही बड़ा हो गया साहब, बहुत ही बड़ा हो गया, यानी कि कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों ज्यादा बड़ा क्यों हो गया? लेट अस फाइंड आउट द रीजन। एक सिंपल सा सवाल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ spherical conductor which has 1 farad capacitance, which has 1 farad capacitance। तो अभी अभी अपन ने कहा था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला होता है 4πε0r। तो आप क्या करें, कैपेसिटेंस को 1 farad रख दें इक्वल टू 4πε0r। तो r की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/4πε0, और 1/4πε0 को 9 × 10⁹ लिखते हैं, यानी कि क्या आ गया, रेडियस मस्ट बी इक्वल टू 9 × 10⁹ मीटर। इतनी रेडियस होनी चाहिए। मतलब कितना, 9 × 10⁶ किलोमीटर। क्यों बेटे? अब ये रेडियस तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी रेडियस है, क्यों भाई? या बहुत ज्यादा है ये? बड़ा है, sir. ये अच्छी खासी है ना। अर्थ की रेडियस क्या होती है भैया? 6400 kilometer. 6400 किलोमीटर। उससे भी ज्यादा आ रही है, उससे भी ज्यादा आ रही है ना। बहुत ज्यादा, उससे भी तो बहुत ज्यादा आ रही है। तो मतलब समझ गए ना, 1 farad का मतलब समझ गए ना क्या होता है? बहुत बड़ा कैपेसिटर चाहिए। संभव ही नहीं है। ठीक है। तो सर रियल अच्छा लाइफ वैसे ऐसे यूज करते हैं क्या? क्या बेटे, अभी इतनी रियल लाइफ में बड़ी फैराडे हाँ वैल्यू पॉसिबल है क्या, मतलब रियल लाइफ? 1 farad का है ना। देखो आइसोलेटेड कंडक्टर का तो कैपेसिटेंस 1 farad करना पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कि इस सवाल से बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। आइसोलेटेड कैपेसिटर का तो 1 farad कैपेसिटेंस करना, वन आइसोलेटेड कैपेसिटेंस का तो 1 farad कैपेसिटेंस करना पॉसिबल ही नहीं है, जो कि काफी क्लियर हो ही गया। तो साहब मुद्दे की बात ये आती है कि कैसे करें, क्या करें इसमें।
तो देखो क्या किया जाता है। हम we use we do not use isolated conductors as capacitors। आइसोलेटेड कंडक्टर्स को हम कैपेसिटर्स की तरह से यूज नहीं करते हैं। वी यूज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स एज अ कैपेसिटर। मतलब हम क्या करते हैं, दो कंडक्टर्स लेते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज। एक को चार्ज देते हैं Q, दूसरे को उतने ही मैग्नीट्यूड का लेकिन -Q। अब Q और -Q मिला के भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो इसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर होगी, है ना। तो इन दोनों को एज अ सिस्टम हम कहते हैं कि ये एक कैपेसिटर है। दिस इज अ कैपेसिटर। ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करोगे। इसका पोटेंशियल अलग है, पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले का पोटेंशियल अलग है। तो जब हम दो कंडक्टर्स को एज अ कैपेसिटर यूज करते हैं तो इन दिस केस हम कैपेसिटेंस को लिखते तो Q बाई V ही है, Q बाई V। लेकिन यहाँ पर Q क्या होता है, द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट और V क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट with respect to negative potential of positive plate with respect to negative plate। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कैपेसिटेंस को आप Q बाई V ही लिखोगे, है ना। कैपेसिटेंस को आप Q बाई V ही लिखोगे। लेकिन Q और V का मतलब हमें समझना है। ठीक है बच्चों। यस सर। Q और V का मतलब हमें ठीक से समझ। मैं अगले पेज पर एक बार फिर से लिख देता हूँ। फॉर अ पेयर ऑफ
कैपेसिटर्स या पेयर ऑफ कंडक्टर्स for pair of conductors as a capacitor. One conductor is given a charge plus Q and the other conductor is given a charge minus Q, and capacitance is defined as C is equal to Q by V. ये बस Q और V की डेफिनेशन अलग है। Q क्या है? चार्ज ऑन द पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। और V क्या है? Potential of the positively charged conductor with respect to negatively charged conductor. बेसिकली ये जो आपका V हो गया, ये है V प्लस माइनस V माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, है ना। देखो मैथमेटिकली तो आप इसको चाहे ऐसे लिखो Q प्लस अपॉन V प्लस माइनस V माइनस, या ऐसे लिखो Q माइनस अपॉन V माइनस माइनस V प्लस। ये दोनों एक ही बात है कि नहीं? जैसे ये तो डेफिनेशन है ही सही, और इधर से इधर लाने में मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। सर पोटेंशियल का रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी मान रहे हैं या जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं उसको मान रहे हैं? सर ये भाई नहीं देखो, समझेगा और आपका समझा। भाई देखो, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्या? एब्सोल्यूट पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। देखो आप ऐसे समझो कि क्या है, जब हमने दो अलग अलग कंडक्टर को मिला करके कहा कि ये मेरा पूरा एक कैपेसिटेंस है, मान लो एक कंडक्टर है ए, दूसरा कंडक्टर है बी, तो ए को मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो बी को नेगेटिव चार्ज दूंगा।
ए को पॉजिटिव चार्ज दूंगा और बी को नेगेटिव चार्ज दूंगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? Q अपॉन VA माइनस VB, ये होता है कैपेसिटेंस। इसको शॉर्ट में आप Q बाई V लिख देते हो, जहां पर V क्या हो गया आपके लिए? पोटेंशियल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। क्यों बेटे? यस सर। और यहां पर भी Q की जगह आप चार्ज ऑन A लिख रहे हो। और मैं क्या बोल रहा हूं कि मैथमेटिकली ये जो चीज है कैपेसिटेंस, जिसको आप QA अपॉन VA माइनस VB लिख रहे हो, ये किसके बराबर है? ये QB अपॉन VB माइनस VA के बराबर ही है। क्यों? ये दोनों बराबर हैं या नहीं बच्चों? क्योंकि QA बराबर है Q के और QB बराबर है किसके? माइनस Q के। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। तो जब भी आपको कहा जाए कि ये टर्म, इस टर्म का ये यूज किया जाए, पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर इज V, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट with respect to the negative plate, that is potential of positive plate minus potential of negative plate। भाई देखो, आप ऐसे समझो, अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एक पॉइंट का डिफाइन किया था ना। हाँ सर। पोटेंशियल किसका डिफाइन करते हैं? एक पॉइंट का। लेकिन फिर हमने कहा कि यार कंडक्टर का तो पूरा कंडक्टर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में सेम पोटेंशियल पे होता है, तो हमने उसको पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी भी यूज करने लग गए, है ना। बिकॉज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन एंटायर कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल। तो हम इस तरह की टर्म भी यूज करने लग गए। कौन सी टर्म? पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, ऐसी टर्म भी यूज करने लग गए। अब यहाँ पर ना आप पोटेंशियल ऑफ पॉइंट कह रहे हो, ना आप पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कह रहे हो, अब आप कह रहे हो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। आपने कुछ ज्यादा ही लिबर्टी ले लिया जीवन में। अब आप टर्म यूज करने लग गए क्या? पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो भैया ये तो बिल्कुल ही बवाल काट दिया आपने। कैसे? एक कैपेसिटर में तो दो कंडक्टर हैं, एक कैपेसिटर में तो दो कंडक्टर हैं, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। तो जब आप पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बोल रहे हो तो आपकी क्या मंशा है? क्या कहना चाहते हो आप? या कॉपी में आपकी लिखा हो, किसी किताब में लिखा हो, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले या बता दे, समय बता दे कि एक कैपेसिटर को मैंने 5 वोल्ट पे चार्ज किया, तो वो क्या बताना चाहता है भला आदमी? ये मैं आपको समझा रहा हूँ।
वो क्या बताना चाह रहा है? पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज V। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव प्लेट इज V। वो ये बोलना चाह रहा है कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल में डिफरेंस V के बराबर है। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। अब देखो, यदि ऐसा है, अब भैया क्या है, रेगुलर शेप का ही यूज करना पड़ेगा ना अपने को, तभी तो उसका कैपेसिटेंस प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। तो क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैपेसिटर जो यूज होता है उसका नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये क्या होता है बच्चों? इन दिस कैपेसिटर two large conducting plates placed parallel to each other are used as a capacitor। है ना? मतलब हम क्या करेंगे, एक ऐसी प्लेट ले लेंगे, एक ऐसी प्लेट ले लेंगे, इनको एक दूसरे के सामने रख देंगे, एक को चार्ज दे देंगे Q, दूसरे को चार्ज दे देंगे, एक को चार्ज दे देंगे Q, दूसरे को चार्ज दे देंगे -Q, और इनके बीच का गैप रख देंगे कुछ D। एरिया प्लेट्स का है A, है ना? प्लेट्स की जो लीनियर डायमेंशंस हैं दे आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू D। अब इसका कैपेसिटेंस हमें पता करना है। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है? जो पॉजिटिव प्लेट उसका चार्ज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज तो Q लिख दिया हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखें? यदि इस रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता चल जाती है तो क्या E मल्टीप्लाइड बाय D करके मैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूँ? यस सर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखें? टोटल चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला Q/2A एप्सिलॉन नॉट ही होता है ना। यस सर। एक चाहे कंडक्टिंग प्लेट हो चाहे नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो, टोटल चार्ज के टर्म्स में तो फॉर्मूला होता है Q/2A एप्सिलॉन नॉट।
एक प्लेट की वजह से होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट क्या सेम डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं? पॉजिटिव प्लेट अपने से अवे प्रोड्यूस करेगी, नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से Q/2 एप्सिलॉन नॉट, दो की वजह से Q/A एप्सिलॉन नॉट, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया D से। तो कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू आ गई? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ये वैल्यू कैपेसिटेंस की आ जाती है। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैपेसिटेंस इसका हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है बच्चों अपने को। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, है ना? A is surface area of the plates. A is surface area of the plates. D is separation between the D is separation between the ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. देखो ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लेट कॉपर की है, एल्यूमिनियम की है, स्टील की है, मेटालिक प्लेट होनी चाहिए बस, है ना? मेटालिक प्लेट होनी चाहिए। अच्छा एक बात और आप समझे कि ये जो Q और -Q चार्ज हम इन प्लेट्स को दिए हैं, ये चार्ज किस तरह से इन प्लेट्स के पास डिवाइड होंगे, जरा इस पे हमें ध्यान देना। मतलब लेफ्ट, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज आएगा, राइट साइड पे कितना चार्ज आएगा, ये हम देखना चाहते हैं।
ये आपने क्यू दिया, एक प्लेट को टोटल चार्ज दिया क्यू, दूसरे को माइनस क्यू दिया। तो क्या होता है बच्चों, दोनों चार्ज के एडिशन जो होता है उसका बाई टू सब बाहर प्लेट पे चला जाता है ना, और जो बच गया वो अंदर वाली प्लेट पे आ जाता है। तो अंदर वाली प्लेट पर क्यू और माइनस क्यू चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। है ना, अंदर वाली प्लेट पर क्यू और माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो ये दोनों मिलाकर के बाहर वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी इन दोनों के बीच में ही होता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते बच्चों? Yes. यस है ना। तो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, तो ऐड होकर के हो जाता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना एनर्जी डेंसिटी का, तो इसको लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इतनी एनर्जी डेंसिटी हो गई, है ना। और अगर ये एनर्जी डेंसिटी हो गई तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा इसके अंदर? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अगर मेरे को लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। कितने वॉल्यूम में स्टोर्ड है? सिर्फ इस कैपेसिटर के अंदर अंदर ही तो स्टोर्ड है। तो क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख दूंगा एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एक ए से एक कैंसिल हो गया, तो जो ये वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? इसको आप ऐसे लिख लो, क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है? कैपेसिटेंस। तो एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ये एक जनरल फॉर्मूला है ना। इसको आपने भले ही एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रेफरेंस लेकर के डिराइव किया हो, बट दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। अच्छा, कैपेसिटेंस के बारे में एक बात ध्यान दो कि ये जो कैपेसिटेंस आया है ये चार्ज के इंडिपेंडेंट है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, है ना। प्लेट के एरिया पे, प्लेट की कॉन्फ़िगर उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? एनर्जी स्टोर्ड चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एनर्जी स्टोर्ड चार्ज पे डिपेंड करेगी। एनर्जी स्टोर्ड का को हम एक फॉर्मूले के रूप में और लिख सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड को जो आपने क्यू स्क्वायर बाई टू सी लिखा है, तो क्यू को आप सीवी भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी। सी से सी कैंसिल हो गया, तो ये हाफ सी वी स्क्वायर भी एक फॉर्मूला बनता है इसका।
जहां पर V का वही मतलब है, V इज पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, है ना। यहाँ पर इन फॉर्मूले में Q और V का वही मतलब है, Q इज चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। V क्या है, V इज इक्वल टू potential difference between positive plate and negative plate। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। तो ठीक है, बाकी जो है वो अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। सर हम्म। सर ये चैप्टर के लिए कितने लेक्चर लगेंगे? ये चैप्टर के लिए कितने लेक्चर लगेंगे यार? अप्रोक्स कम से कम बता दो। 7-8 लेक्चर, 7-8 लेक्चर तो लगेगा। 7 to 8 लेक्चर्स, मतलब कि जो आने वाला वीक है हमारा वो पूरा जाएगा, और उसके बाद एक वीक और। तो एक वीक में अपने कितने 4 लेक्चर होते हैं जनरली, तो 2 वीक लग जाएंगे इसको, ये वाला वीक, अगला वाला वीक। क्यों, क्या हुआ, कुछ डाउट है? सर वो लेफ्ट हो गया जिसने पूछा था। क्या क्या बोल रहे हो? जिसने पूछा था वो लेफ्ट हो गया। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर जिसने पूछा था कितना दिन लगेगा वो लेफ्ट हो गया है। अच्छा अच्छा, किसने पूछा था? ये जो हुआ। ओके ओके, चलो ठीक है ना बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं अपन।